व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अर्नो से आज आपके लिए वीडियो का मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। अभी तक मैं इस चैप्टर के ऊपर आपकी 2 वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे। ये आपका एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है क्लास +2 के लिए। अब इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इट्स कंपोनेंट। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है कि जब भी कोई हाउस होल्ड या गवर्नमेंट या जो भी हमारे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, ये जितना भी पैसा गुड्स या सर्विस के ऊपर खर्च करते हैं उसी को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको 3 नाम बोले हैं। सबसे पहला है हमारा हाउस होल्ड, दूसरा है हमारा इसके अंदर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस और तीसरा नाम है इसके अंदर आपका गवर्नमेंट। इन तीनों के द्वारा जो भी पैसा गुड्स या सर्विस के ऊपर खर्च किया जाता है उस खर्चे को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, दी एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विस, कि जितनी भी गुड्स या सर्विस के ऊपर हम जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर करने वाले कौन है? सबसे पहले आपके हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में कौन से इंक्लूड होंगे? जिनके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, उन्हीं के ऑनर्स को हम बोलते हैं हाउस होल्ड। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास मॉस्क्यू है, इसके अलावा टेंपल है, गुरुद्वारा है और चैरिटी होम्स हैं, ओल्ड एज होम हैं। मतलब जितने भी ये सामाजिक कार्यकर्ता की सेवा के काम करने वाले व्यक्ति हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं उनको हम नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसमें आपके एनजीओज़ भी आ सकते हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो खर्चा करेगी। इन तीनों के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा किया जाएगा उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हाउस होल्ड है, सेकंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन और तीसरा है गवर्नमेंट, इन्हीं को हम बोलते हैं इसके कंपोनेंट। अब सिर्फ बात ध्यान में ये रखनी है कि जो हाउस होल्ड के द्वारा खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये वो खर्चा होता है जो सिर्फ कौन करेगा? हाउस होल्ड। जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा किया जाएगा उसको हम बोलेंगे, पर्टिकुलर अगर बोलोगे तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके अलावा जितना भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च किया जाता है, इन सभी खर्चों को ऐड करके ही हम बोलते हैं ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपका बिल्कुल ब्रीफली टॉपिक था, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपको ये आ सकता है, ज़्यादा डीपली ये टॉपिक आपको नहीं आएगा। तो ये आपका यहाँ से आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं सेकंड टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करूँगा इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आप सभी को लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है और किस तरीके से ये वर्क करती है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज हम डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। सबसे पहली बात तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये होती है कि जो इन्वेस्टमेंट करता कौन है। इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे प्रोड्यूसर, जो कि इकोनॉमी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का काम है जो वो किया जाता है। अब जो प्रोड्यूसर होता है वो इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों के ऊपर करता है? एक तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको इकोनॉमिक्स के अंदर हम डोनेट करते हैं डेल्टा के के साथ। डेल्टा के, यहाँ पे जो मैंने वर्ड आई लिखा है, यहाँ पर आपका जो आई है वो डोनेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, और जो वर्ड डेल्टा है, डेल्टा डोनेट कर रहा है यहाँ पर आपका चेंज को, और जो मैंने वर्ड लिखा है के, ये आपका डोनेट कर रहा है कैपिटल को। यानी कि जो भी हमारा कैपिटल असेट्स का जो स्टॉक है, चाहे वो फिक्स है चाहे वो इन्वेंट्री है,
क्योंकि आपकी जो कैपिटल होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है आपकी इन्वेंट्री। दो टाइप की कैपिटल होती है किसी भी प्रोड्यूसर के पास, और इन दोनों के स्टॉक के अंदर जो भी हमारा चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को ही हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ से मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हमारी किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी इकॉनमी के अंदर किसी भी प्रकार का कैपिटल के स्टॉक में चेंज आएगा तो उस चेंज का नाम होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का साइन आपका रहेगा डेल्टा की। और कौन सी दो टाइप की कैपिटल, एक आपका फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है इन्वेंट्री। अब फिक्स्ड कैपिटल के बारे में जान लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आपके दो कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर प्लांट और दूसरी इसके अंदर आएगी आपकी मशीनरी। इन दोनों को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, या ये प्रोड्यूसर की क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो आपका होता है इन्वेंट्री पर। अब जो इन्वेंट्री है ये तीन फॉर्म में हो सकती है। या तो प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टमेंट करेगा इन्वेंट्री में वो करता है आपका रॉ मटेरियल के ऊपर, जितना भी है उसके पास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। दूसरा वो करता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड लिख सकते हैं इसको आप, या इसको आप लिख सकते हैं अनफिनिश्ड गुड्स। मतलब वो गुड्स जो अभी ना तो रॉ मटेरियल में है ना ही वो फिनिश गुड्स में है, मिडिल की स्टेज में है, यानी कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में अभी चल रही है। वो उसको बनाने का काम तो शुरू कर दिया लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। और एक इसके अंदर आपका स्टॉक आता है फिनिश गुड्स का, जो सामान उसने तैयार करके, प्रोडक्ट तैयार करके रख दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि शुगर केन है जिसको हम गन्ना बोलते हैं। यहाँ पर इसका जो स्टॉक है प्रोड्यूसर के पास उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। अब जो गन्ने का उसने रस तैयार कर लिया, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में जूस बोल दूंगा, कि जो भी गन्ने का उसने रस निकाला है उसको हम बोलेंगे सेमी फिनिश्ड या फिर अनफिनिश्ड गुड्स। और जो तीसरा है, अब सपोज़ करो कि उसने उसको शुगर में कन्वर्ट कर लिया और पैक करके रख दिया, लेकिन अभी वो मार्केट में सेल होने के लिए नहीं गया, तो ये शुगर है जो आपकी वो फिनिश गुड्स है, और जो शुगर केन है वो आपका रॉ मटेरियल है। और जो उसका मिडल की प्रोसेस में पड़ा है, दोनों के बीच में भी जूस है, मतलब उसका रस है, ना तो वो अभी शुगर केन है और ना ही प्रॉपर शुगर है, मिडल की प्रोसेस में, इसको बोलते हैं हम सेमी फिनिश्ड या फिर अनफिनिश्ड स्टॉक। इन तीनों के स्टॉक को मिला के ही बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेंट्री। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपका एक प्लांट और एक मशीनरी। इन दोनों के स्टॉक में किसी प्रकार का भी जो चेंज आएगा उसी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिखें तो आपकी डेफिनेशन यहाँ से बनेगी कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल के स्टॉक में किसी प्रकार का भी अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम आपका होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोनों में से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, चाहे आप इसको कैपिटल फॉर्मेशन बोल लो और चाहे आप इसको क्या बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। और इन्वेस्टमेंट होती है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम इन्वेस्टमेंट का जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था फिक्स्ड असेट्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फ़िक्स्ड असेट्स कौन से हैं। तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। एक तो ये बताया कि इसके अंदर आपके जितने भी प्लांट्स हैं और जितनी भी प्रोड्यूसर की मशीनरी है उसी को हम इसके क्या बोलते हैं, फ़िक्स्ड असेट्स होते हैं। अब बात करें अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहें चाहे इसको फ़िक्स्ड असेट्स कहें, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफ़र करता है किस चीज़ को, टू इंक्रीज़ इन द स्टॉक, टू इंक्रीज़ इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड असेट्स मैंने आपको ऊपर दो बताए हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अ प्रोड्यूसर, मशीनरी ऑफ अ प्रोड्यूसर
इन एन अकाउंटिंग ईयर, कि किसी भी प्रोड्यूसर का एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी प्लांट या मशीनरी के जो फिक्स्ड असेट्स के स्टॉक के अंदर इंक्रीज़ हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी प्रोड्यूसर का फिक्स्ड असेट्स, या इसी को हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोड्यूसर के जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनके स्टॉक के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी इंक्रीज़ होएगा उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज़ करो कि किसी प्रोड्यूसर के पास 1 अप्रैल 2019 को 10 मशीन्स का स्टॉक था, मतलब उसके पास 10 मशीन्स थी। जैसे ही अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ 31 मार्च को 2020, जो कि 1 साल का होता है, इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में उसके पास टोटल सपोज़ करो कि 12 मशीन्स आ गई। तो इसका मतलब कि उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर कितना चेंज आया, 10 से वो 12 होगी। तो उसकी 2 मशीनों का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि उसका स्टॉक है जो वो 2 मशीन्स बढ़ गई। और जो ये 2 मशीनों का ये आपका स्टॉक बढ़ा है इसी को हम प्रोड्यूसर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कि जो भी प्रोड्यूसर किसी चीज़ के ऊपर जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है उसकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, या हमारी कंट्री के लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। अब बात तो ये सिर्फ समझने की, अगर जितनी ज़्यादा हमारे देश के अंदर मशीनें होंगी या जितनी ज़्यादा हमारे देश के अंदर प्लांट्स लगाए जाएंगे नए नए, तो इससे देश को सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि जितनी आपके पास मशीनें ज़्यादा होंगी इससे आपके देश के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है जो वो इंक्रीज़ होगी। मतलब आपकी काम करने की जो कैपेसिटी है या उत्पादन करने की जो अपनी कैपेसिटी है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो इट मीन्स आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी तो उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन है जो उसको बढ़ा सकते हैं। और जितनी ज़्यादा कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ती है इसका मतलब आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा जीडीपी है जो उसकी वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तभी आपकी जीडीपी ज़्यादा होगी, क्योंकि जीडीपी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को बढ़ाएगा कौन, क्वांटिटी को बढ़ाएंगी मशीनें। जितनी ज़्यादा आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी इतना मतलब आपकी उतनी ही कंट्री की जो जीडीपी है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो ये आपको 3 बेनिफिट होते हैं जब आपकी कंट्री के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार का भी इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और आपकी कंट्री की जीडीपी है जो वो पहले से ज़्यादा बेटर ग्रोथ करेगी। और इसके बाद आता है हमारे पास इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मैंने आपको 3 पार्ट में बताया। एक तो आपके इसके अंदर आपका है रॉ मटेरियल, दूसरा आपका सेमी फिनिश गुड्स और तीसरा मैंने आपको बताया जो फिनिश गुड्स होती है। इन तीनों के स्टॉक के अंदर किसी प्रकार का भी अगर इंक्रीज़ होगा तो वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किसी भी प्रोड्यूसर के पास अगर सपोज़ करो कि रॉ मटेरियल अच्छा पड़ा है, उसके पास 2 या 2.5 महीने का या 3 महीने का लगभग उसके पास सपोज़ करो कि रॉ मटेरियल पड़ा है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा किसी भी प्रोड्यूसर को। अब मेरे पास सपोज़ करो कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का 1 महीने का मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, तो मेरी प्रोडक्शन, एक पहली बात तो मेरी प्रोडक्शन है वो रुकने वाली नहीं है। मार्केट के अंदर जितना भी मेरी डिमांड होएगी सामान की, मेरे प्रोडक्ट की जितनी भी डिमांड होगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग बिना किसी रुकावट के अपने जो प्रोडक्ट की वो सप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 मंथ का ऑलरेडी स्टॉक है जिससे मैं जितनी भी चाहूँ वो अपनी प्रोडक्शन है जो उसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका पॉइंट पड़ेगा इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इससे मैं मार्केट के अंदर बिना किसी रुकावट के जो गुड्स की सप्लाई है वो उसको कर सकता हूँ। मेरे को किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल है। तो इसका मतलब मैं जितनी चाहूँ उतनी अमाउंट के अंदर जो आपकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर कर सकता हूँ। दूसरा,
अगर मेरे पास 1 मंथ का रॉ मटेरियल पड़ा है तो इसका मतलब मेरी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। मैं पहले से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो रॉ मटेरियल है उसकी किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो मैं अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और तीसरा बेनिफिट मेरे को ये है कि अगर मेरे पास 1 मंथ का रॉ मटेरियल पड़ा है तो मेरे को मार्केट के अंदर इस चीज़ की चिंता नहीं है कि कल मैं रॉ मटेरियल दोबारा से लेने जाऊँगा तो उसका प्राइस बढ़ा होगा या कम हो गया होगा। तो मेरे को मार्केट के प्राइस से मैटर नहीं करेगा ये बात, क्योंकि मेरे पास लगभग 1 मंथ का मटेरियल है। तो आज चाहे रेट कुछ है, कल चाहे बढ़ भी जाए, तो मेरे को मार्केट की इस बात की चिंता नहीं कि उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो मेरा थर्ड पॉइंट यहाँ से बनेगा फ्रीडम फ्रॉम मार्केट फ्लुक्चुएशन। मार्केट फ्लुक्चुएशन का मतलब कि मार्केट के अंदर जितना मर्जी प्राइस है जो वो इंक्रीज़ होता रहे, मेरे को उस चीज़ से चिंता नहीं होगी क्योंकि मेरे पास 1 मंथ के आसपास का रॉ मटेरियल पड़ा है। और दूसरा है इसके अंदर मेरा टाइम भी सेव होगा। टाइम सेव कैसे होगा? अगर मेरे पास 1 दिन का रॉ मटेरियल है तो मैं आज उसको यूज़ कर लूँगा, कल फिर नया ख़रीदने के लिए जाऊँगा, कल फिर यूज़ कर लिया, परसों फिर जाऊँगा, तो मेरा मार्केट के अंदर आने जाने में बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक साथ ही इकट्ठा स्टॉक रखा हुआ है 1 मंथ का, तो इट मीन्स मेरे को 1 मंथ तक तो मार्केट के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारा मेरा समय है जो वो बच सकता है। तो ये था आपका टॉपिक इन्वेस्टमेंट का। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी न्यूमेरिकल टर्म्स आपको पेपर में कैसे पूछी जाती है। अगर हम बात करें इसकी अब न्यूमेरिकल पार्ट की, न्यूमेरिकल में हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल के अंदर जब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे तो उसके अंदर एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। किसी भी कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है, उसका नाम है आपको एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको लिखा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये नाम आपको याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको नाम दिया जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। या फिर आपको न्यूमेरिकल के अंदर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देगा। मॉडिफाइड कैसे करेगा वो आपको वहाँ पे लिखा आएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या ये वर्ड लिखा आएगा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा आया फिक्स। फिक्स का मतलब कि जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है ना वो सिर्फ मशीनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, इसके अंदर आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं है। तो इसीलिए आपको ये जो आई कंप्लीट करना है तो इसके साथ आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा और वो आपका वर्ड होगा डेल्टा स्टॉक। यहाँ पे जो मैं डेल्टा स्टॉक बोल रहा हूँ वो किसको बोल रहा हूँ, मैं इन्वेंट्री को बोल रहा हूँ। यानी कि आपको पहचान ये रखनी कि जब वर्ड फिक्स आएगा तो आपको डेल्टा स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका आई का कंसेप्ट है वो पूरा होगा। अगर मान लो कि वहाँ पर फिक्स वर्ड पेपर में नहीं लिखा आया तो सीधा ही आपको लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वहाँ पे वर्ड देखो फिक्स नहीं है। अगर फिक्स नहीं है तो आप इस केस के अंदर डेल्टा स्टॉक को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। लेकिन अगर वहाँ पर पेपर में आपके पास वर्ड क्या लिखा आया फिक्स, तो न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आप उसके अंदर साथ में क्या जोड़ोगे, डेल्टा स्टॉक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। या आपको ऐसे लिखा आ जाता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस केस के अंदर आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा आया फिक्स, तो इसका मतलब आप इसके अंदर डेल्टा स्टॉक को ऐड करोगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड उसने चेंज कर दिया, ग्रॉस की जगह पे क्या लिख दिया, नेट। अगर मान लो कि आपको ग्रॉस वैल्यू पूछी है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे पूछा जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस, यहाँ पे आपको वर्ड क्या पूछा, ग्रॉस, लेकिन वहाँ पे वैल्यू किस में दे रखी है, नेट। अगर आपको ग्रॉस पूछेगा तो आपने इसके साथ डेप्रीशिएशन है जो वर्ड वो ऐड कर देना है, क्योंकि जो ग्रॉस होता है ना आपका इकोनॉमिक्स के अंदर वो किसके इक्वल होता है, नेट प्लस डेप्रीशिएशन। अगर ग्रॉस आ जाए फिर तो डेप्रीशिएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, नेट, तो आपने क्या ऐड करना है, डेप्रीशिएशन। अगर वर्ड फिक्स लिखा है तो आपने क्या ऐड करना है, डेल्टा स्टॉक।
लेकिन अगर नेट और फिक्स दोनों वर्ड ना आए तो इसका मतलब ना तो आप डेल्टा स्टॉक ऐड करोगे और ना ही आप उसके अंदर किसी प्रकार का भी डेप्रीशिएशन है जो वो इंक्लूड करेंगे। तो ये 3 टर्म आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कुछ और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और एक पार्ट है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट, और एक मेरे पास तीसरा पार्ट है इसका डेप्रीसिएशन। तो ये 3 टर्म में हम अब डिफरेंस क्लियर करेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रीसिएशन के अंदर डिफरेंस क्या है। डेप्रीसिएशन का ही एक नाम और होता है, आप उसको नोट कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है। जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी भी मान लो कि नई मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्कुल वो एक फ़्रेश मशीन लेके आया किसी भी प्रकार की, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आया चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में लेके आया, तो जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी नई मशीन के ऊपर या नए प्लांट के ऊपर किसी प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये आपका बिल्कुल एक फ़्रेश प्रोडक्ट होगा, एक फ़्रेश बिल्कुल कैपिटल असेट्स होगा। ये पुराने स्टॉक के अंदर किसी प्रकार की भी नई मशीन आई है, किसी प्रकार का भी उसका स्टॉक का जो इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई मान लो कि पुरानी मशीन है और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे आपको एग्जांपल दूं, सपोज़ करो कि कोई पर्सन एक न्यू पेन लेके आया बिल्कुल फ्रेश, तो इसका मतलब उसने कौन सी इन्वेस्टमेंट करी, न्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट। और एक उस पर्सन के पास पहले कोई ओल्ड पेन पड़ा था और उसने ओल्ड पेन के अंदर क्या यूज़ कर लिया, रीफ़ल यूज़ कर लिया। पेन का कवर वही है, बॉडी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके अंदर रीफ़ल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका मतलब उसने अपनी जो पुरानी कोई भी मशीन है, इसको मशीन मान के चलते एक टाइम के लिए, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जितना को वो पार्ट ओल्ड पेन का ख़राब हुआ था उसके अंदर उसने वही क्या कर दिया, रीफ़ल है जो नया फिल कर दिया। इसका मतलब इसने ओल्ड के ऊपर ही अपनी रिप्लेसमेंट का खर्चा है जो वो इन्वेस्टमेंट है जो वो करी है। तो इस इन्वेस्टमेंट को जो उसने रीफ़ल के ऊपर करी है तो वो आपकी कौन सी होगी, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कोई भी प्रोड्यूसर किसी ओल्ड स्टॉक के ऊपर या जो पुराना उसका एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके ऊपर जो भी खर्चा करेगा, ये एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर करेगा और ये कोई नया एडिशनल स्टॉक है जो उसके पुराने स्टॉक के अंदर ऐड होगा। तो इन दोनों को ऐड कर दूँ, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो इसी को इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो नए के ऊपर किया वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है, जो ओल्ड के ऊपर किया वो आपका डेप्रीशिएशन है या उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। और दोनों को ऐड कर दूँ तो इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर आगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट की जो आपकी डेफिनेशन है ये रेफ़र करती है कैपिटल स्टॉक यूज्ड एज ए नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक का मतलब जितना कैपिटल स्टॉक आपके पास पहले वाला पड़ा है उसके अंदर जो भी नया स्टॉक, नेट नया स्टॉक ऐड हुआ है तो उसी को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। और अगर हम लिखें डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन तो डेप्रीशिएशन लिख लो, चाहे आप इसको लिख सकते हो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैपिटल स्टॉक यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, कि जो पहले आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक था उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर आपने कितना पैसा खर्च किया है उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर डेप्रीशिएशन। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो इसी को आप इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपकी किसके इक्वल होगी, ये आपकी होगी नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट प्लस
रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड करके ही हमारी कौन सी बनेगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो चाहे इसको आप डेप्रिसिएशन लिख ले, तो चाहे आप इसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का ऐड ही आपका किसके इक्वल होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये आपकी 3 डेफिनेशन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन।